नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम लोग अपने दूसरी यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि बहुपद स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग वास्तविक संख्याओं का लेक्चर एक एक डीप तरीके से बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पूरा बहुपद खत्म करेंगे इसमें। आज ये बहुपद का जो है फर्स्ट लेक्चर है। हम लोग इसमें फर्स्ट लेक्चर में बहुपद का बेसिक सारा कुछ बेसिक डिस्कस करने वाले हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है, मतलब कितनी घात वाला बहुपद होता है, सारा कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स इस वीडियो में, इसलिए बने रही वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं बकवास न करते हुए। सबसे पहले इस लेसन में, ये बहुत जानदार लेसन कह सकते हो, बहुत जानदार एक्सरसाइज है। इसमें सारी कुछ एक्सरसाइज बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 ही एक्सरसाइज दी हुई, ज्यादा कुछ दिया ही हुआ नहीं। सिंपल सी बात है। पहली एक्सरसाइज जो कि प्रश्नावली 2.1 है, किसी में 2A होती है, किसी में 2B होती है, C होती है, इससे तुम्हें मतलब नहीं। मोटा मोटी बात यह है कि 3 चीजें दी है, 3 एक्सरसाइज सिर्फ दी हुई हैं। पहली एक्सरसाइज है बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। पहली एक्सरसाइज में ये समझना है, बहुत छोटी एक्सरसाइज है, कुछ ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं। दूसरी एक्सरसाइज है किसी बहुपद के लिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, यानी शून्यकों के बीच संबंध और गुणांकों के बीच संबंध समझना होगा। तीसरी एक्सरसाइज बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अच्छा, विभाजन एल्गोरिथम में क्या क्या है हमेशा ध्यान रखना। ये वाली यानी 2 एक्सरसाइज तो ज्यादा लोगों के बोर्ड में मिलती है, लेकिन ये तीसरी एक्सरसाइज ऐसी है जो कि बहुत लोगों के बोर्ड एग्जाम में आती ही नहीं। जैसे कि ये किसमें किसमें नहीं आती है। एक तो ये किसमें किसमें नहीं है, यूपी में नहीं है, एमपी बोर्ड में नहीं है, राजस्थान बोर्ड में नहीं है, यानी इन बोर्डों में ये एक्सरसाइज नहीं है। अगर किसी बोर्ड में एक्सरसाइज ये है तो इसको बोलते हैं बिहार बोर्ड में ये आपको मिलेगी, बिहार बोर्ड में आपको मिलेगी। तो कहने का मतलब है ये 2 एक्सरसाइज तो सब में है, चाहे जो बोर्ड हो, किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, उसमें ये 2 एक्सरसाइज तो आपकी मिलेंगी ही मिलेंगी। बट ये वाली एक्सरसाइज सिर्फ आपको बिहार बोर्ड में मिलेगी। तो अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो ये 2 एक्सरसाइज पढ़ लीजिए। बाकी इस वाली एक्सरसाइज का वीडियो बिल्कुल अलग लेकर आएंगे। तो अगर आप किसी भी क्लास में हैं, इसको आप ज्वाइन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये पहली वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं मूलभूत, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि चर क्या होता है, अचर क्या होते हैं। ये सब कहां से आ रहा है भैया, चर क्या होता है, अचर क्या होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, हमने क्लास शुरुआत से ही हमको पढ़ाया जाता है ABCD, ये सारा कुछ पढ़ाया जाता है, अल्फाबेट्स पढ़ाए जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना चर क्या होते हैं, वे अक्षर जिनके मान बदल सकते हैं। जैसे कि चर क्या होते हैं, ध्यान देना, X, Y, Z, W, P, ये सब सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे चर कहलाते हैं। अल्फा इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी लेटर लिखा हो उनको हम चर बोलते हैं। और चर में एक खास बात ध्यान रखना कि चर का मान कभी बदलता ही नहीं है। चर का मान बदल सकता है, चर का मान बदल सकता है, लेकिन अचर क्या होता है, वे संख्याएं जिनके मान निश्चित रहता है, वे संख्याएं जिनका मान निश्चित रहता है, मतलब ये बदलेगा नहीं। 5 है तो 5 ही रहेगा। जैसे कि हम ले लें क्या क्या, जैसे कि अचर क्या क्या होता है, जैसे कि 2, 5, 7, 4, ऐसे ही करके बहुत सारे नंबर। तो कहानी समझ में आ रही है। चर क्या होते हैं, X मान लेते हैं, Y मान लो, Z मान लो, यानी ABCD का कोई भी अक्षर। और ये अचर क्या होता है, वे संख्याएं जिनके मान निश्चित रहता है, जिनका मान निश्चित रहता है, इनका मान नहीं बदलता। ये इनका मान, अब देखो सिंपल सी बात है, कोई भी बहुपद लिखा हो, जैसे कि हम मान लेते हैं 2x, ये व्यंजक लिखा है 2x² प्लस हम लिख लेते हैं 5x और प्लस का 9। अब तुम बताओ, कोई भी व्यंजक, कोई भी बहुपद किससे मिलकर बना होता है। एक तो इसमें 2 है क्या, एक तो ये चर है और दूसरा अचर है। तो कोई भी बहुपद 2 ही चीज से मिलकर बना होता है, एक चर दूसरा अचर। सिंपल सी बात है। तो तुम हमेशा ध्यान रखना, ये
इसके आगे तो कुछ भी बदल जाएगा, इसके आगे कुछ भी बदल जाएगा, बट ये वाला मान कभी नहीं बदलता है। बस सिंपल सी बात। चर क्या होते हैं? जैसे कि x, y, z, w, p, इनको हम चर बोल देते हैं। इनका मान बदल भी सकता है, नहीं भी बदलेगा। लेकिन अचर क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनका मान निश्चित रहता है, इनका मान नहीं बदलता। जैसे कि 2, 5, 7, 4, 3, कुछ भी ले लो, बहुत सारा कुछ आएगा इसमें। तो कहानी हो गया है यहां तक, कोई चिंता वाली बात। एक और ले लेते हैं, √3 माइनस का 4 माइनस का 10, ये सारे कुछ अचर पद होते हैं। बताओ कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो चर क्या होता है? x, y, z में कुछ भी ले लो साहब, इनका मान बदल जाएगा। लेकिन अचर में क्या होता है? गिनतियों में कुछ भी ले लो, लेकिन इनका मान कभी नहीं बदलेगा। बस इतनी बात ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक समझने से पहले थोड़ा ध्यान रखना। जब हम चर को ले लें और अचर को ले लें और एक गणितीय संक्रियाओं में बनाकर लिख दें, गणितीय भाषा में बनाकर लिख दें, गणित के फॉर्म में बनाकर लिख दें। जैसे कि चलो एग्जांपल में हम ले लेते हैं 2x। अब 2x को बताओ x क्या है? चर है अचर है? भाई जाहिर सी बात है चर। प्लस ले लें 5, 5 क्या है? अचर है। अब तुम मुझे बताओ, ये हो गया चर और प्लस ये हो गया अचर। तो जो चीज चर और अचर के मिलाने से बनती है उसे हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। इसको गणितीय फॉर्म में हमने लिख दिया है। चलो अगला लिखते हैं। हम ले लेते हैं 5x और प्लस का √2, ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। चलो दूसरा ले लेते हैं, x² प्लस का 1, ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। कहानी समझ में आ रही है? कोई चिंता वाली बात? अगला ले लेते हैं, हम ले लें x² प्लस 4, ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक। यानी कहने का मतलब है बीजीय व्यंजक वह होगा जिसमें चर और अचर मिला दिया जाए, जो व्यंजक बन जाएगा उसको हम बीजीय व्यंजक बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों शामिल होते हैं। कोई चिंता वाली बात? चलो अब बहुपद की बात करते हैं कि साहब बहुपद क्या होता है? बहुपद किससे मिलकर बनता है? कौन बहुपद होता है, कौन सा बहुपद नहीं होता है? तो ये बोल रहा है वह बीजीय व्यंजक, यानी होगा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद पहचानने के लिए तुम्हें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि प्रत्येक, चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो, उसकी घात कम से कम पूर्ण संख्या होनी चाहिए। प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब चर क्या होते हैं? एक्स वाई में ले लो, कुछ भी ले लो। चलो सिंपल सी बात है, तुम्हारे सामने हम लिखते हैं एक एग्जाम्पल। थोड़ा यार इसका हम नहीं यही रखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बहुत अच्छे से ध्यान देना। अगर हम लिख लें 2x प्लस 4, अब हम तुमसे पूछ लें ये बहुपद है या नहीं है, तो पहले चेक करो क्या इसमें चर और अचर दोनों है। ये चर है। चेक करो क्या चर की घात पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट करते अनंत तक गिन के चले जाओ। तो यही बोल रहा है बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात क्या होनी चाहिए? प्रत्येक चर की घात क्या होनी चाहिए साहब? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो बताओ जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर कितना होता है? 1 होता है। अब तुम बताओ इसकी घात पूर्ण संख्या है? साहब बिल्कुल है। जब किसी की घात पूर्ण संख्या होती है तो तुम समझ जाना वो क्या होगा? वो बहुपद होगा। चलो दूसरा पहचानते हैं। दूसरा लिख दें 2y² और प्लस का लिख देते हैं 4। अब तुम मुझे बताओ क्या ये बहुपद है? तो पहले चेक करो चर कहां है? चर साहब ये वाला है चर। अब चर की घात चेक करो क्या पूर्ण संख्या है? हाँ साहब 2 दिख रही है। अब 2 दिख रही है तो 2 क्या होती है? 2 पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब ये भी हमारा बहुपद है। ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। लेकिन अगर हम तुम्हारे सामने लिख दे तीसरा √3x प्लस का 1, ये चेक करो क्या बहुपद, यह बहुपद है? ये बीजीय व्यंजक तो है क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों शामिल है। क्या बहुपद है ये डिसाइड करना है। तो तुम चेक करोगे क्या x के ऊपर √ चढ़ा है? x के ऊपर, और हमेशा ध्यान रखना जब किसी x के ऊपर √ चढ़ता है तो उसकी पावर होती है 1/2, यानी
एक होती ही नहीं, 1/2। तो अब तुम मुझे बताओ, कम से कम किसी बहुपद को बीजी मतलब बहुपद होने के लिए चर की घात कम से कम 1 होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब तुम मुझे बताओ, क्या यह पूर्ण संख्या है? ये तो आधी है। कहानी समझ पा रहे हो? तो यह इसके मतलब इसके ऊपर कितनी घात है? 1/2। तो यह बहुपद नहीं है। कहानी समझ में आ रही? कोई चिंता वाली बात? तो बहुपद होने के लिए क्या होता है? चलो हम तुम्हारे सामने अगला लिखते हैं, एक और लिखते हैं। हम लिख देते हैं 2y प्लस का 3। कितने लोग बताएंगे ये बहुपद है या नहीं? चेक करो। y अंडर रूट लगा हुआ है और जिसके ऊपर किसी चर पर अगर तुम्हें अंडर रूट दिख जाए, किसी चर पर अगर अंडर रूट दिख जाए तो उसकी पावर कितनी होती है? 1/2। और 1/2 कोई पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 कोई पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं। कहानी समझ में आ गई? तो बीजीय व्यंजक किससे बने होते हैं? चर और अचर को मिला दो साहब, जो गणितीय फॉर्म में बन जाए, गणितीय रूप में लिख जाए, उसी को बीजीय व्यंजक बोल देते हैं। लेकिन कोई भी व्यंजक लिखा हो वो बहुपद है या नहीं है, इसे चेक करने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि चर की घात कम से कम पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात हमेशा 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, बल्कि आधी ना हो, 1/2 ना हो, 1/3 ना हो, 1/4 ना हो। कहानी समझ पा रहे हो? तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी बहुपद को होने के लिए उसके चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बस इतनी सी बात ध्यान रखना, कम से कम पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कोई चिंता वाली बात? चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अब हम बात करेंगे, ये छाड़ना है कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब ये बोल रहा है √3x+1, इसमें तो पीपीटी बनाने वाले ने पहले से गलत लगा दिया। √3x+1 बहुपद नहीं है, क्यों बताओ? क्योंकि ये x पे अंडर रूट है, अब अंडर रूट की पावर तो 1/2 हो जाएगी, इसीलिए बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/2 कोई पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं। दूसरा पॉइंट लिखा 1/x+2, ये वाली। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई व्यंजक कोई भी चर बटे में पहुंच जाए, हर में पहुंच जाए, तो वह कभी बहुपद नहीं होगा, वह कभी बहुपद नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर तुम्हारे सामने लिख दिया जाए x+y, ये भी बहुपद नहीं है। कभी चर हर में ना जाए, कभी चर बटे में ना जाए। अब बताओ ये क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि चर हर में पहुंच चुका है। अगर चर हर में पहुंच गया है तो तुम समझ जाओ ये बहुपद नहीं है, बल्कि बीजीय व्यंजक है, बल्कि बीजीय व्यंजक है, बहुपद नहीं। कहानी समझ में आ रही है? ये क्या है? अगर हम लिख दें √7y+4, अब तुम मुझे बताओ क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट की पावर कितनी होती है? 1/2। तो 1/2 कोई पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए बहुपद भी नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। अगर हम यहां लिख देते हैं 1/2x+3, क्या यह बहुपद है? सर जी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चर है वो बटे में पहुंच चुका है। जब कोई चर बटे में पहुंच जाए तो वो बीजीय व्यंजक तो होता है, बल्कि बहुपद नहीं होता, होता ही नहीं। चलो अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है बहुपद की घात के बारे में बात करेंगे। किसी बहुपद की कितनी घात होती है, ये हम बात करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को नहीं, घात को ही क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। जैसे हम तुम्हारे सामने लिख दें 2x² + 1, ये तुम्हारे सामने बहुपद दिया है। अब तुम मुझे बताओ इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कौन सी है? चर को ढूंढो। चर कहां है भाई? चर ये वाला है। अगर चर ये वाला है तो चर की घात कितनी है? 2। अतः बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात 2 हो जाएगी। अरे यार यहां तो समीकरण दे रखा है उसने, कोई चिंता वाली बात नहीं। ये वाला हम चेक कर लेते हैं। ये वाला लिखा है 2x² + 5x + 1, इसमें चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है बताओ? इसके पास तो 1 है, इसके पास 2 है, यानी इसकी कम से कम सबसे बड़ी घात की यानी चर की घात कितनी है? चर की घात कितनी है साहब?
सर जी x की पावर 2 है, यानी इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। अतः बहुपद की घात कितनी है? 2 है। किसी भी बहुपद में चर पद की घात जितनी बड़ी होगी वह बहुपद की घात हो जाएगी। सिंपल सी बात। चलो हम तुम्हारे सामने लिखते हैं 5x इस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस, फिर लिख देते हैं 3x और प्लस का 1। ये तुम्हारे सामने दिया हो। अब तुम मुझे बताओ इस बहुपद की घात कितनी? तो पहले चेक करो चर में। चर यहां भी दिया है, चर यहां भी दिया है, चर यहां भी दिया है। चर में सबसे बड़ी घात किसकी है? चर में सबसे बड़ी घात है 3। घात कितनी है? 3। अतः बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात कितनी हो जाएगी साहब? 3 हो जाएगी। सिंपल सी बात। तो बहुपद की घात समझ में आ रही? कोई चिंता वाली बात। चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक। अब बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं। बहुपद में बहुत सारे, कोई एक पद का बहुपद होता है तो उसे एक पदी बोल देते हैं, कोई द्विपद का बहुपद होता है तो उसे द्विपदी बोल देते हैं, कोई 3 पद का बहुपद होता है तो उसे 3 पदी बोल देते हैं, त्रिपदी बोल देते हैं। चलो एक पदी बहुपद क्या होता है? इसको बोलते हैं मोनोमियल। एक पदी बहुपद तो जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद बोलते हैं। जैसे कि 2, 3x और क्या 6x स्क्वायर। बहुत लोग सर जी सोच रहे होंगे कि यार सर जी इसमें चल रही है, इसकी पावर तो एक है साहब, पावर तो एक है। द्विपदी बहुपद क्या होता है? द्विपदी बहुपद इसको बोलते हैं बाइनोमियल। जिस बहुपद में 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद बोलते हैं। जैसे कि एक ये वाला 2x प्लस 3, एक ये वाला 6x की घात 4 प्लस 2x, एक ये वाला y की घात 8 प्लस माइनस का 4। इसमें 2 पद है, देखो 1 2 द्विपदी बहुपद, 1 2 द्विपदी बहुपद, 1 2 द्विपदी बहुपद। कहानी समझ में आ रही? कोई चिंता वाली बात? ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट ऐसे ही। अभी ये बेसिक चल रहा है, ये लिखते जाओ, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो एकदम जानदार तरीके से करने वाले हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। शुक्ला पानी ले आओ जरा। अगला देखो, अब बात करेंगे त्रिपदी बहुपद क्या होता है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है भाई? जिस बहुपद में 3 पद होते हैं। बच्चों वाली बात है यार, एकदम सरल सी बात है। जिस बहुपद में 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। जैसे ये वाला 1 पद 2 पद 3 पद, यानी कि त्रिपदी बहुपद। जैसे कि ये वाला 1 पद 2 पद 3 पद, यानी कि त्रिपदी बहुपद। कहानी समझ में आ रही? कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है मैथ में। खुला है? नहीं खुला, रहने दो रहने दो। अब शून्य बहुपद क्या होता है? जिसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद बोलते हैं। जैसे कि ये वाला x का गुणांक कितना है? 0। इस x का गुणांक कितना है? 0। यहां भी कितना है? 0। यानी इस बहुपद में सारे गुणांक कितने हैं? 0 होते हैं। ये इसको शून्य बहुपद बोल देंगे। अब तुम मुझे बताओ, इसका गुणांक कितना है? 0। इसका भी गुणांक कितना है? 0। इसका भी खुद 0। इसका मतलब ये क्या है? सारे कुछ, ये सारे कुछ शून्य बहुपद हैं। सारे शून्य बहुपद जिनका चर अचर सबका गुणांक 0 होगा वो सारे क्या होंगे? शून्य बहुपद कहलाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रेखिक बहुपद क्या होते हैं। रेखिक बहुपद क्या होते हैं? हमेशा ध्यान रखना, रेखिक बहुपद पहचानने की बड़ी आसान चीज है। जिस बहुपद की घात 1 हो। अब इसमें बताओ, इस बहुपद में सबसे घात कितनी है? बताओ। लिखा है 2x प्लस का 5। चर के पास जाएं, पहुंच गए। चर की घात चेक करो, कम से कम कितनी है? बड़ी से बड़ी कितनी घात है? इसकी घात है साहब 1। बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात है 1। जब तुम्हें किसी बहुपद की घात 1 दिख जाए तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे कि दूसरा भी लिखा हुआ है, लिखा x प्लस 5/2। अब इस बहुपद की घात कितनी है? चर में जाओ, चर में देखो कितना लिखा है? 1। जहां कुछ नहीं लिखा होता 1 लिखा होता है।
तो जिस बहुपद में चर की घात, जिस बहुपद की घात कितनी हो, एक हो, वह रेखिक बहुपद कहलाता है। रेखिक बहुपद। जिस बहुपद में घात एक हो क्या कहलाता है, उसकी घात एक हो। अब घात कैसे डिसाइड करते हैं, अभी हमने यहां डिस्कस किया। ये इसमें तो घात 3 है, तो क्या रेखिक बहुपद होगा, नहीं होगा। चलो, और हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई बहुपद लिखा है, जैसे कि ये लिखा है 2x + 5 ये, तो x बराबर कभी 0 नहीं आएगा। अगर हमारे पास एक बहुपद लिखा है ax + b, ये बहुपद है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1, इसकी घात 1 है, इसका मतलब बहुपद ये रेखिक बहुपद है। तो रेखिक बहुपद अगर इसका x का मान निकालें तो x का मान कभी 0 नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखना, x का मान कभी 0 नहीं आएगा, रेखिक बहुपद में x का मान कभी 0 नहीं आएगा। चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। अब बात करते हैं द्विघाती बहुपद, जिसकी घात 2 हो, जिस बहुपद में घात कितनी हो, 2। इस बहुपद में चेक करो, यहां भी चर है, यहां भी चर है, घात किसकी सबसे बड़ी, ये वाली, इसका मतलब इसमें घात कितनी है, इसमें घात कितनी है साहब, 2 है। तो जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघाती बहुपद बोलते हैं। आई बात समझ में। इसमें कभी हमेशा ध्यान रखना, इसमें भी x बराबर कभी 0 नहीं आता, x बराबर कभी 0 नहीं आता। अब इधर बात करते हैं त्रिघाती बहुपद, जिसकी घात 3 हो। अब तुम मुझे बताओ, ये पूरा बहुपद लिखा हुआ है यहां से लेकर यहां तक। अब इस बहुपद में सबसे बड़ी घात, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां चर है, यहां चर है, यहां चर है, तो चर में सबसे बड़ी घात किसकी है, 3 की। यानी कि इस बहुपद की घात कितनी है, इस बहुपद की घात कितनी है, 3 है। जब बहुपद की घात 3 है, इसका मतलब ये कौन सा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद। इसमें भी ध्यान रखना, इसमें कभी x बराबर 0 नहीं आता, 0 नहीं आ सकता है, एक मान आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। अब हम बात करते हैं, अभी हमने पहली बार सारा कुछ बेसिक कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग सब समझेंगे ये सारा कुछ। देख लो शुरुआत से, चर क्या होते हैं कंप्लीट कर लिया, एक्स वाई जेड के अक्षर में। अचर क्या होते हैं, जिनका मान निश्चित रहता है, बदलता नहीं। चर और अचर मिलाने के बाद क्या बनता है, बहुपद बनता है। चर और अचर को मिलाओ क्या बनता है, बीजीय व्यंजक बनता है। और बीजीय व्यंजक में अगर किसी भी चर की घात क्या होनी चाहिए, कम से कम पूर्ण संख्या है, तो बहुपद कहलाता है। बहुपद नहीं है, समझ चुके हैं एक कारण। फिर इधर बात करते हैं बहुपद की घात, जिस बहुपद में चर की घात सबसे बड़ी होगी उसे वह उस बहुपद की घात होगी। जैसे कि इसमें घात कितनी है, 2, तो इसकी घात कितनी हो गई, 2। अब हम बात करते हैं एक पदी बहुपद क्या होता है, जिसमें एक पद होता है। द्विपदी बहुपद क्या होता है, जिसमें 2 पद होते हैं। त्रिपदी बहुपद क्या होता है, जिसमें 3 पद होते हैं। शून्य बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में सभी के गुणांक 0 होता है, इसका भी गुणांक 0, इसका भी गुणांक 0, इसका भी गुणांक 0, शून्य बहुपद कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं रेखिक बहुपद क्या होता है, किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर चर की घात 1 होती है तो उसे, किसी भी बहुपद की घात, इसकी घात कितनी है भाई, इसकी घात है 1, तो जिसकी घात 1 होती है उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। और रेखिक बहुपद में कभी x बराबर 0 नहीं आता। अब देखो इधर द्विघाती बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद की घात 2 होती है, जिस बहुपद की घात जो है 2 होती है, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। इसमें भी कभी x बराबर 0 नहीं आता। अब बात करेंगे त्रिघाती बहुपद क्या होता है। त्रिघाती बहुपद में क्या होता है, जिसकी घात 3 होती है, बहुपद की घात 3 होगी, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। इसमें भी x बराबर कभी 0 नहीं आता है। अब हम बात करेंगे बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक, तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी बहुपद को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद को हम बात करेंगे बहुपद का शून्यक, तो बहुपद को हमेशा हम लिखते हैं px। अब यहां तुम y भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जो बहुपद में दिया होगा वही लिखा रहेगा, तो इसको हम बहुपद मानते हैं, इसे बहुपद से दर्शाते हैं। बराबर अगर हमारे पास कोई बहुपद दे दिया जाए, हम दे देते हैं बहुपद x प्लस, बहुपद दे देते हैं x + 2, ये हमारे पास बहुपद।
ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास बहुपद है। तो बहुपद का शून्य क्या होता है? x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद 0 हो जाए। लिख देते हैं, x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाए। ये बात इतनी बस ध्यान रखना, x का वह मान या चर का वह मान जिसे रखने पर बहुपद शून्य हो जाए, वो क्या कहलाता है? बहुपद का शून्य कहलाता है। ये बात हम यहां लिख देते हैं, यहां रख लेते हैं। चलो, अगर इस बहुपद में हम x बराबर क्या रख दें? x बराबर कितना रख दें भाई बताओ? अगर इस बहुपद में हम x का कितना मान रख दें कि 0 प्राप्त हो जाए? ऐसा कितना हो सकता है? अगर हमारे पास बहुपद लिखा हुआ है, अगर x बराबर हम 0 कुछ भी रख दें मतलब, तो कितना आएगा अगर ये बहुपद 0 हो जाए? तो हम क्या करते हैं, माना हम रखते हैं x बराबर -2 रख देते हैं। -2 रखने पर हम मान लेते हैं x का मान -2 रख रहे हैं। अगर ये इस बहुपद में उठा के रख देंगे, अगर बहुपद 0 हो गया, इसका मतलब -2 इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। जैसे कि चलो कितना ले रहे हैं बहुपद में, कितना x की जगह पे कितना रखते हैं? -2। चलो रख के देखते हैं। x के स्थान पे हमारे पास बहुपद कितना है? x + 2। अब x की जगह पे कितना रखेंगे? x की जगह पे -2 रखेंगे और +2। अब ये मान रखने पर बहुपद क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। इसका मतलब अतः -2 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। कहानी समझ पा रहे हो? कोई चिंता वाली बात? तो हमेशा ध्यान रखना, x का ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाए, वह बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे कि दूसरा भी हम ले लेते हैं, दूसरा बहुपद लेकर देखते हैं। हमारे पास दूसरा बहुपद हो जाए px, अब की बार y ले लेते हैं, y। अगर हम एक बहुपद ले लें y प्लस का, या माइनस का ले लो, -4, ये वाला बहुपद हमारे पास है। यानी कि हमारे पास बहुपद अब की बार ये वाला बहुपद क्यों है? क्योंकि इसके चर की घात पूर्ण संख्या है। अब अगर इसमें ऐसा कौन सा मान रखें जो y का मान रख दें, y का मान ऐसा रखें जिसे रखने पर ये बहुपद 0 हो जाए। माना y बराबर कितना रख दें बताओ? अगर y बराबर 4 रख दें, अगर y बराबर 4 रखने पर, चलो हम कर लेते हैं p, y बराबर कितना रख रहे हैं? 4, बराबर में बहुपद ले लो y -4। अब y के स्थान पे क्या आएगा? y के स्थान पे आएगा +4 और -4, बराबर में आंसर कितना आया? 0। यानी कि ये बहुपद क्या हो गया है? 0 हो गया। अतः 4 बहुपद y -4 का क्या है? शून्यक है। बहुत सिंपल सी बात है। x का ऐसा मान या y का ऐसा मान जिसे रखने पर, जिसे रखने पर बहुपद 0 प्राप्त हो जाए, बहुपद पूरा 0 हो जाए, वही बहुपद का शून्य कहलाता है। बहुत सिंपल सी बात। कहानी समझ में आ रही है? कोई चिंता वाली बात? अब हम लोग कुछ अलग चीज समझेंगे।
अब हम बात करेंगे शून्य का ज्यामितीय अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है शून्य का ज्यामितीय अर्थ। ये समझने से पहले हमेशा ध्यान रखना, हम कोई भी बहुपद मान लेते हैं, कोई बहुपद मान लेते हैं, हमारे पास एक बहुपद हो जाए px, कोई भी बहुपद हो जाए, हमारे पास बहुपद यही मानते आए हैं x+2। अब इसका शून्य क्या है, कैसा है, उसे ज्यामितीय अर्थ मतलब ज्यामिति में ग्राफ बनाते हुए कैसे दर्शाएंगे, ये हमें डिसाइड करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, हम इसे y के मान में ले लेते हैं, हमेशा जब कोई बहुपद दिया होता है तो इसे y के मान में ले लेते हैं, y बराबर x+2, क्योंकि y के सापेक्ष जो है x को कोई भी रेखा प्रतिच्छेदन करती है तो उसे उस बहुपद का शून्य कहते हैं। ये लॉजिक बाद में समझ में आएगी, अभी समझो। तो हम ग्राफ बना लेते हैं, हमारे पास ये बहुपद है, ये बहुपद है यानी कि x+2 है, ये पूरा बहुपद दिया हुआ है। y किस लिए माना, क्योंकि हम इसमें x का मान निकालेंगे, इस तरीके से काम करेंगे। तो देखो क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ में कैसे दर्शाएंगे, हम पहले क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ये समझने लायक चीज है, हमने ये ग्राफ बना लिया, ये हमने ग्राफ बना लिया। यहाँ पे y होता है, सभी को पता है, ये x अक्ष वाली रेखा होती, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है। कहानी समझ में आ रही, बीच में कितना होता है, 0। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अब मान निकालेंगे। सबसे पहले मान क्या है, सबसे पहले क्या करो, x बराबर, अगर y बराबर 0 रख दोगे तो x का मान निकल आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तब बिंदु क्या प्राप्त होंगे। तो इसमें x बराबर अगर 0 रखेंगे तो y तो ऐसे ही रहेगा, बराबर में x के स्थान पे कितना आएगा, 0 रख दो, प्लस का 2, यानी कि y बराबर कितना निकला है साहब, 2 निकल आया। तो हमारे पास बिंदु क्या होते हैं, ग्राफ के बिंदु क्या होते हैं, ग्राफ के बिंदु होते हैं x, y। तो हमारे पास तो बिंदु क्या प्राप्त हो जाएगा, x, y अगर है, x, y अगर है तो बिंदु क्या प्राप्त होगा। तो x के स्थान पे तो हमने क्या रखा था, 0 रखा था, तो यानी कि हमारे पास में आएगा 0, y की जगह पे कितना आ गया, 2, पहला बिंदु मिला। अब क्या करेंगे, इसी बहुपद सेम ये वाला बहुपद ले लेंगे, सेम ये वाला बहुपद ले लेंगे, इसमें क्या करेंगे, अब अरे इसको थोड़ा जगह बना लेते हैं, ऊपर ही कर देते हैं ये, हाँ। अब इसमें क्या करेंगे, अब x बराबर 0 नहीं रखेंगे, अब y बराबर 0 रखने का, y एक बार x बराबर 0 रख लो, एक बार y बराबर 0 रख लो। y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर जब 0 रखेंगे तो कितने बिंदु निकल के आएंगे, कैसे आएगा, चलो y बराबर यहाँ 0 आगे जाएगा, यहाँ y के स्थान पे 0 आ जाएगा, बराबर x+2। अब तुम मुझे बताओ, ये 2 उधर जाएगा, काहे का हो जाएगा, -2 बराबर x, यानी कि x बराबर कितना निकला है, x बराबर लिख रहा है -2। तो बिंदु क्या प्राप्त हो जाएगा, बिंदु क्या प्राप्त होगा, बिंदु कितना होता है, x, y होता है, तो नया बिंदु क्या बनेगा, x के स्थान पे कितना आया है भाई, x बराबर आया हमारे पास -2, कामा लगाओ, y के स्थान पे कितना हमने रखा था, 0, यानी कि हमारे पास बिंदु प्राप्त हैं कितने। अतः निर्देशांक बिंदु कितने हैं, एक तो है -2 से 0 तक और दूसरा है 0 से 2 तक। अब ग्राफ में इसे दर्शाना है कि कितने शून्य, कौन शून्य, बात समझ पा रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखना, हम ग्राफ बना लेते हैं, ये -2 तक जाएंगे और +2 तक जाएंगे, यानी ये वाला x वाला है ना, ये x वाला है और ये y वाला है, ये x वाला है, ये y वाला है, y तक भी 2 तक जाना, यानी 0 से 2 तक जाना है y में। तो यहाँ 0, फिर 1,
फिर 2। कहानी समझ में आ रही है? दूसरा कह रहा है एक्स में माइनस की ओर जाना है, जीरो से एक्स इधर जीरो है, इधर माइनस है, यानी जीरो से, तो 1 2। अरे यार, तो लिख लेते हैं। ये कितना होगा भाई? ये कितना लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा 1, ये लिखा जाएगा 2, ये फिर लिखा जाएगा माइनस का 1, लिखा जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब इसे हम ज्यामितीय ग्राफ से दर्शाएंगे। कितना कैसा आ गया? अब क्या करेंगे? 2 माइनस से ये 2, यानी एक्स अक्ष वाली रेखा हमेशा वाई को प्रतिच्छेदन करती है, या वाई वाली रेखा हमेशा एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदन करती है। तो क्या करेंगे भाई? ये रेखा कहां से कहां तक इसे काट रही है? ये रेखा यहां से यहां तक काट रही है। तो हम कह सकते हैं एक्स अक्ष की सभी बिंदुओं के लिए वाई निर्देशांक 0 होता है। एक्स अक्ष के सभी बिंदुओं के लिए वाई निर्देशांक 0 होता है। तो क्या होगा? यार ये कहां से आ गया? एक तो ये यहां से और एक ये यहां से। अब इसमें बताना है कि शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो जो रेखा वाई अक्ष वाली रेखा एक्स को काटती है, अब एक्स को काट रही है, कितने स्थान पे काट रही है? एक स्थान पे काट रही है। किस नंबर पे काट रही है? 2 नंबर पे। तो अतः शून्य किसका कितना हो जाएगा? अतः थोड़ा सही से लिख दे। अतः बहुपद का, अतः बहुपद, कौन सा बहुपद? x प्लस 2, x प्लस 2 का शून्य कितना होगा? माइनस का 2 होगा, क्योंकि y से आती हुई रेखा किसको प्रतिच्छेद कर रही है? x अक्ष को। तुम्हें किसी से नहीं मतलब है, ऐसी कोई रेखा जो x अक्ष को, यानी इस वाली लाइन को, x अक्ष को काटे, कहीं से काटे, तो जिस नंबर पे काटेगी वही नंबर हमारा शून्य हो जाएगा। अतः इसका शून्य कितना हो जाएगा? माइनस का 2। अब क्या चेक कर लेते हैं, क्या माइनस का 2 जो है इसका शून्य है? क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाए। चलो हमारे पास बहुपद कितना था? बहुपद हमारे पास था px बराबर कितना? x प्लस 2। अब इसमें x बराबर, ये बोल रहा है कि ये शून्य बहुपद का है, तो हम क्या करेंगे? ये माइनस का x बराबर माइनस का 2 रखकर देख लेंगे। अगर ये बहुपद का शून्य होगा तो बहुपद 0 हो जाएगा, अगर ये बहुपद का शून्य नहीं होगा तो बहुपद 0 नहीं होगा। ये थोड़ी लॉजिकल चीज होती है। चलो हम x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर माइनस का 2 रखने पर तो x के स्थान पे कितना आएगा? माइनस का 2 फिर प्लस का 2, अतः बराबर 0। यानी तो हम कह सकते हैं अतः यह बहुपद का शून्य है, क्योंकि माइनस का 2 रखने पर बहुपद 0 हो रहा है। कहानी समझ में आई? हाँ, कोई चिंता वाली बात। बाकी इससे ज्यादा लॉजिक नहीं है, बस इतनी सी बात है कि हमेशा x के निर्देशांक में y 0 हो जाएगा, y के निर्देशांक में x 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात। इसीलिए हमने यहां पहले 0 लिया था, y के पक्ष में x 0 होता है। अगली बात करते हैं, सेम इसी तरीके से बात। नीचे दी गई आकृतियां लिखना चाहिए था, यहां गलत लिख गया है, आकृति। नीचे दी गई आकृतियों में ग्राफों को देखिए। ये जो ग्राफ दिए हुए हैं, प्रत्येक आकृति y बराबर px, यानी y बराबर px, यानी y बराबर कोई बहुपद है जहां px एक बहुपद का ग्राफ है। जाहिर सी बात है ग्राफ ही होगा। ग्राफों से प्रत्येक के लिए बहुपद, प्रत्येक बहुपद के लिए बहुपद के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। यानी ग्राफ देखकर बताओ किसमें कितने शून्य। तो हमको बस एक चीज ध्यान रखना है, कोई भी रेखा अगर x अक्ष को काटती है तो जितने पॉइंट पे काटेगी उतने वो शून्य हो जाएंगे। अब तुम मुझे बताओ इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? इस बहुपद में इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? इस वाली रेखा x अक्ष वाली रेखा चेक करो कितनी बार है। एक तो यहां टच कर रहा है और कहीं टच कर रहा है नहीं, अतः बहुपद का शून्य कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ इसमें x अक्ष वाली रेखा को कितनी बार टच किया जा रहा है? एक तो यहां टच हो रहा है, दूसरी बार यहां टच हो रहा है, यहां टच हो रहा है, यहां टच हो रहा है, अतः शून्य कितने होंगे?
अतः शून्य कितने होंगे, शून्यकों की संख्या 2 होगी। इस वाले ग्राफ में बताओ, एक तो यहां टच हो रहा है, एक यहां टच हो रहा है, ऊपर से मतलब नहीं है कोई भी, सिर्फ एक्स अक्ष यहां टच हो रहा है। अतः शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बड़ा आसान है, हर साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बन ही जाता है। अगला देखो, इसमें शून्य की संख्या बताओ, इसमें कितने शून्य है भाई, चेक करो पूरी, यहां टच हो रहा है, अतः इसकी शून्य की संख्या 1। इसमें देखो चेक करो, यहां टच हो रहा है, अतः शून्य की संख्या कितनी है, शून्य कितने प्राप्त होंगे, 1। इसमें शून्य कितने होंगे, यहां टच हुआ, यहां टच हुआ, यहां टच हो रहा है, 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 यानी शून्य की संख्या 6 हो जाएगी बस। तो आज की क्लास सिर्फ इतने तक, बेसिक जितना से हो सकता था हमने, शून्य क्या होता है, शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, शून्य बहुपद का शून्य किसे कहते हैं, एक्स का ऐसा मान अगर उसे किसी भी बहुपद में रखा जाए, अगर बहुपद शून्य हो जाए तो तुम समझ जाना वह बहुपद का शून्य होगा। ग्राफ द्वारा शून्य कैसे पहचाने जाते हैं ये भी डिस्कस कर दिया है। अब कल से हम लोग बहुपद के शून्यकों का गुणांक, बहुपद के जितने भी पार्ट हो सकते हैं सारे कुछ हम लोग करेंगे। कल वाली क्लास इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बीएम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी क्लास 10 से वीडियोस बनते रहें, टॉपिक्स आते रहें, आपको हमेशा मिलते रहें। तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। बाकी ये सारे नोट्स बड़ी अच्छी तरीके से बनाइए, जितने बेहतरीन आपके नोट्स होंगे, जितना ज्यादा आप मैथ में रिवीजन करेंगे, 9th हो चाहे 10th हो चाहे 11th हो चाहे 12th हो, हर बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा करके आएंगे। ठीक।